हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के अंदर जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने पहले ही इंट्रोडक्शन क्लास ऑलरेडी इसकी कर रखी है। उसके साथ हम लोग इवोल्यूशन क्या है, वेरिएशन क्या है, हेरिडिटी क्या है और साथ ही जेनेटिक्स क्या होता है, ये सारे टर्म्स को हम लोग पिछले क्लासेस में देख चुके हैं। तो आज की क्लासेस में हम देखने वाले हैं कि आखिर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट में, यानी कि जो गुण हमारे अंदर आते हैं अपने माता पिता से, उसमें किस तरीके से ये गुणों का बंटवारा होता है और किस तरीके से हम जान सकते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी में कौन सी चीज़ डोमिनेंट होगी, कौन रिसेसिव होगी। तो इन सभी चीज़ों को आज देखने वाले हैं। मेंडल का कंट्रीब्यूशन क्या है, मेंडल ने किस तरीके से इसको खोजा कि आखिर किस वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा उन्होंने ये रिसर्च किया कि आने वाले बच्चों में कौन से गुण देखे जाएंगे, क्या नहीं देखे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडल्स की थ्योरी को जानते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, मैं निधि राज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब तथा साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। साथ ही मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप जो भी एग्जामिनेशन दें, अगर उसमें लाइफ साइकिल से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आएगा, उसमें एक न एक क्वेश्चन आपको जॉर्ज मेंडल से रिलेटेड जो है वो ज़रूर मिलेगा। आनुवांशिकता के चैप्टर से ज़रूर मिलेगा। एक या दो क्वेश्चन तो होते ही हैं, हर तरह के एग्जामिनेशन में होते हैं। और ख़ास करके बायोलॉजी के सेक्शन से भी आनुवांशिकता का जो चैप्टर है और उसमें भी खास करके जो ये मेंडल का थ्योरी है, मेंडल्स की कंट्रीब्यूशन की बात कर रही हूँ मैं, तो यहाँ से क्वेश्चन होते ही होते हैं। तो प्लीज़ इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, विदाउट स्किप किए देखिएगा और जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ उसका नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या पढ़ना है। तो मेंडल की अगर बात करें तो इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल्स जो है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है ये चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल हैं क्या, उसके बाद हम उनके कंट्रीब्यूशन को भी समझेंगे। तो जान ले कि ये है कौन। तो इनका जन्म जो हुआ है वो 1822 यानी कि 1822 ईस्वी में हुआ है और इनका जो देहांत हुआ वो 1884 ईस्वी में हुआ है। ठीक है। ये वियना के यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया और किस सब्जेक्ट से, नेचुरल हिस्ट्री और मैथमेटिक्स से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। कहाँ से? वियना यूनिवर्सिटी। कब? 1851 में ये गए थे। 2 साल का इन्होंने वहाँ पे पढ़ाई किया है, जिसमें 1 साल उन्होंने नेचुरल हिस्ट्री को दिया और दूसरा साल उन्होंने मैथमेटिक्स को दिया है। तो इनका जो है ना कि ये जीव विज्ञान से भी इनका काफ़ी रिलेशन रहा और साथ में मैथमेटिक्स के लिए भी इन्होंने पढ़ाई की थी, तो मैथमेटिक्स भी इनका काफ़ी अच्छा था। उसके बाद बात करें कि रिटर्न इन द मॉनेस्ट्री, बात करें अगर इनकी, तो ये जो मेंडल्स हैं ये गिरजा घर में रहा करते थे पादरी के रूप में। तो ये चूंकि इनकी पढ़ाई पूरी हो गई थी, तो पढ़ाई पूरी होने के बाद ये वापस अपनी मॉनेस्ट्री यानी कि गिरजा घर वापस आ गए थे। यानी इसको मॉनेस्ट्री को मठ भी बोलते हैं, लेकिन ये चूंकि ये एक क्रिश्चियन फैमिली से थे, तो ये जो थे वो गिरजाघर में रहते थे और गिरजाघर में ये 1853 यानी कि 2 साल की पढ़ाई यहाँ पूरी करने के बाद 1853 में ये वापस अपने गिरजाघर लौट गए थे। एक्सपेरिमेंटल प्लांट की बात करें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जाता है कि मेंडल्स ने जो एक्सपेरिमेंट के लिए अपना प्लांट ढूंढा था वो कौन सा प्लांट था। तो वो था पी प्लांट यानी कि मटर के पौधे। ठीक है। पी प्लांट को हम बायोलॉजिकली नेम के थ्रू पाइसम सतीवम के नाम से भी जानते हैं। ये इसका हो गया जीनस एंड दिस वन इज स्पीसीज। ठीक है। तो इस तरीके से पी प्लांट पे इन्होंने पूरा अपना थ्योरम रखा, पूरा का पूरा जितने भी क्या क्या चीज़ें थी, मतलब जो भी रिसर्चेस किए इन्होंने, वो पहले इन्होंने, इसके पहले मैं बता दूं कि उन्होंने चूहे पे रिसर्च करना स्टार्ट किया था। आनुवंशिकता की ही खोज, इनहेरिटेंस की ही खोज वो कर रहे थे, लेकिन पहले इन्होंने चूहों पे खोज करना स्टार्ट किया था, रैट्स पे करना स्टार्ट किया था। लेकिन गिरजाघर चूँकि एक पवित्र स्थल माना जाता नहीं, ऑलरेडी है। जिस तरह से हम लोगों के लिए एक पवित्र स्थल मंदिर होता
होता है, बिल्कुल उसी तरीके से क्रिश्चियन फैमिली के लिए गिरजाघर जो है एक पवित्र स्थल होता है। तो वहाँ पर चूहों के अंदर एक्सपेरिमेंट पे बाकी जो पादरी लोग थे उन्होंने रोक लगा दी कि नहीं, ये सही नहीं है कि तुम जीवों पे रिसर्च करो। तो फिर उन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है, चूहों पे उन्होंने रिसर्च करना छोड़ दिया। और उसके बाद उनके गार्डन्स में जो पी प्लांट लगाए हुए थे, गिरजाघर की ही जो गार्डन होती है वहाँ पर जो पी प्लांट उन्होंने लगाया, और उन्हीं पी प्लांट्स पे इन्होंने आनुवंशिकता की खोज करनी स्टार्ट की, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स को खोज करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब अपनी जो फाइंडिंग थी, उन्होंने जो खोज किया उसको उन्होंने 1866 ईस्वी में पब्लिश किया था एक मैगजीन के अंदर, जिसका नाम था एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बरून। तो इसके अंदर उन्होंने पब्लिश किया था अपने खोज को, किसके कौन से खोज को, जो पी प्लांट के अंदर आनुवंशिकता की जो खोज इन्होंने की थी उसको उन्होंने पब्लिश किया इस बुक के अंदर। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि उस टाइम ना डीएनए का खोज हुआ था, ना जेनेटिक्स का कोई नाम नहीं जानता था कि जीन नाम की भी कोई चीज़ होती है, क्रोमोसोम नाम का भी चीज़ होता है, डीएनए नाम की भी कोई चीज़ होती है, किसी को कुछ पता नहीं था। तो क्या हुआ कि इनके खोज को उस टाइम किसी ने महत्व नहीं दिया, किसी ने उस खोज को कोई नाम नहीं दिया गया, किसी ने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी। लेकिन बाद में 1900 में तीन वैज्ञानिक आए, तीन ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या किया कि इनके रिसर्च को वापस से वो उसी पे रिसर्च कर रहे थे, और जब रिसर्च के दौरान इनकी खोज को उन्होंने पढ़ा तो फिर इनके जो रिसर्च थी उसको दुनिया के सामने लाया और बताया कि इन्होंने कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ खोज रखी है ऑलरेडी। तो इसको पब्लिसिटी जो है वो मिली जाके 1900 ईस्वी में, और इसको देने वाले कौन कौन थे? ह्यूगो डे वेरीज, ये थे आपके नीदरलैंड के। दूसरे वैज्ञानिक थे कार्ल कोरेंस, ये थे आपके जर्मनी के। और तीसरे वैज्ञानिक थे आपके इरिच वॉन टैशरमैक। ये रहने वाले थे ऑस्ट्रिया के। इन तीनों वैज्ञानिकों ने 1900 ईस्वी में इनकी खोज को, जो मेंडल्स की खोज थी, इसको पब्लिसिटी देने का काम किया, लोगों तक लाने का काम किया, और बताया कि मेंडल साहब ने कितना इम्पोर्टेंट खोज कर रखा है ऑलरेडी। तो तब से इनको, मेंडल को, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन में अक्सर आता है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो वो कौन है? मेंडल सर है ना। क्या कहा जाता है इन्हें? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है मेंडल को। अब हम इसके बाद देखेंगे कि मेंडल का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। ठीक है, अभी तक हम मेंडल के बारे में जान रहे थे कि कौन थे ये, कहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, कहाँ पे, कौन से पौधे पे इन्होंने काम किया। ये सारे क्वेश्चंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने वाले सवाल हैं। आपके हर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको काफ़ी अच्छे से आप नोट कर लीजिए, काफ़ी अच्छे से इसको नोट्स के अंदर आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जो कंट्रीब्यूशन रहा आनुवंशिकता के अंदर, ये तो अभी हमने जान लिया कि ये खोज किए, खोज को इतने में इस्टेब्लिश किए, इन्होंने इनको मतलब इनके नाम को विख्यात किया, लेकिन वो खोज क्या थी उसको हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है,
की जाए अगर कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चुना, इतने सारे प्लांट थे, मैंगो प्लांट चुन सकते थे, एप्पल प्लांट चुन सकते थे, दुनिया के इतने सारे प्लांट्स हैं, लेकिन उसमें से पी प्लांट्स को ही इन्होंने क्यों चुना अपने रिसर्च के लिए। तो इसके भी कुछ कारण रहे थे, जिसके कारण उन्होंने इनहेरिटेंस को जानने के लिए उन्होंने पी प्लांट को चुना, पाइसम सैटिवम को चुना। तो इसका एक बेसिक कारण वो था कि इट वाज इजी टू ग्रो। सबसे पहली बात तो कि ये जो मटर के पौधे होते हैं इसको उगाना बहुत ही आसान होता है ना, और ये बहुत जल्दी तैयार भी हो जाते हैं। दूसरी बात है कि इट हैड अ शॉर्ट टाइम लाइफ साइकिल, देयरफॉर इट वाज पॉसिबल टू स्टडी नंबर ऑफ जनरेशन। अब बहुत कम टाइम में अगर कोई पौधा उग जा रहा है तो क्या हो रहा है कि एक जनरेशन हमने देखा, फिर दूसरा जनरेशन, फिर तीसरा जनरेशन, चौथा जनरेशन, पांचवा जनरेशन, इस तरीके से उसके नंबर ऑफ जनरेशन हम उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। उसके बारे में हम रेगुलरिटीज रख के एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन में उसमें क्या क्या फ़र्क आ रहे हैं, क्या क्या अंतर देखे जा रहे हैं, वेरिएशन क्या आ रहा है, वो हम आराम से देख सकते हैं। तीसरा बात है कि टू मच वेरिएशन आर फाउंड इन दिस प्लांट। तीसरा इसका कारण ये है कि वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं इस प्लांट के अंदर। आप देखेंगे कि इसके कैरेक्टर्स आपको अलग अलग मिल जाएंगे। अगर मटर ढूंढने जाते हैं तो कुछ सफ़ेद फल वाले मटर मिल जाएंगे, कुछ ग्रीन फल वाले मटर मिल जाते हैं, कुछ चितकबरे टाइप मटर मिल जाते हैं। कुछ जो मटर के पौधे होते हैं उसमें वाइट फूल आते हैं, किसी में बैगनी रंग का फूल आता है, कोई मटर का पौधा जो होता है थोड़ा सा लंबा होता है, कुछ छोटे होते हैं, कुछ पतले वाले। कुछ मटर के फलिए जो होते हैं देखेंगे आप चौड़े चौड़े होते हैं, कुछ पतले से होते हैं, कुछ भरे पूरे दाने वाले होते हैं। तो मतलब कुछ एकदम बिल्कुल गोल मटर के दाने होते हैं, कुछ होते हैं जो साइड से थोड़े चपटे होते हैं, बीच में उनका गोल शेप होता है, कुछ एकदम झुर्रीदार होते हैं, मतलब बिल्कुल रिंकल्ड टाइप स्ट्रक्चर के। तो इसके अंदर वेरिएशंस इतनी ज़्यादा थी कि अलग अलग मटर के पौधों को, जैसे मान लीजिए कि एक सफ़ेद फूल वाला जो मटर का पौधा है उसको हम बैगनी फूल वाले मटर के पौधे के साथ हाइब्रिड करवा सकते हैं, है ना। तो हमको आगे जनरेशन में क्या अंतर आया उस पर हम स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों के कैरेक्टर्स एक ही जैसे रहते तो कोई फर्क तो होने वाला नहीं था। तो वही चीज़ के कारण इसको चुना गया कि इट हैज़ टू मच वेरिएशंस, है ना। इनके अंदर ये जो पी प्लांट होते हैं इनके अंदर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन की जो क्षमता है वो भी बहुत ज़्यादा होगी। अगला कहता है कि इट इज़ बाइसेक्सुअल प्लांट। अब बात करें कि प्लांट जो, जैसे मैंने बताया था आपको कि दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल और दूसरा होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल के अंदर क्या होता है कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो मटर के पौधे ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो या तो ये सेल्फ पॉलिनेशन भी इनका हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा भी ये जो नए फल हैं, फलियों का निर्माण कर सकते हैं। तो ये भी एक खास कारण रहा मटर के पौधों को चुनने का। उसके बाद बात करें कि ईच पी प्लांट प्रोड्यूस मेनी सीड्स इन वन जनरेशन। और एक और बात रही कि आप एक मटर का पौधा लगाते हो तो उसमें कई फलियां लगते हैं और हर फली के अंदर कम से कम 4 से 5 दाने होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे दाने भी मिल जा रहे हैं, यानी कि फल जो है मटर के वो भी आसानी से बहुत सारी मात्रा में मिल जा रहे हैं, ताकि आप जो अच्छी क्वालिटी के जो मटर के दाने हैं उसका आप फिर से दूसरे जनरेशन के लिए यूज़ कर सको। अगला पॉइंट कहता है कि द ग्रीन गार्डन पी प्लांट्स कुड इजीली टू बी रेज्ड, मेंटेन्ड एंड हैंडल। और मैंने पहले भी बताया कि इट वाज इजी टू ग्रो, और ये जो बहुत इजी था इसको ग्रो करना, उसको रेज करना यानी कि उगाना। अब बहुत ज़्यादा मेरे पास जगह नहीं है, अगर थोड़ी सी जगह है तो बाकी सारे प्लांट्स को उपजाने के लिए हमको जगह चाहिए, मिट्टी की क्वालिटी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन पी प्लांट एक ऐसे प्लांट है जो छोटे से जगह में भी, आप गमले में भी इसको लगा सकते हो बड़े आसानी से। गमले के अंदर भी आप इसके प्लांट को लगा के आप इसके इस पर स्टडी कर सकते हो, है कि नहीं। तो इसीलिए चूंकि इनको रेज करना यानी कि उगाना, इनको मेंटेन करना और इनको हैंडल करना बहुत ही आसान था, इसीलिए इन सभी कारणों को देखते हुए मेंडल साहब ने इन पी प्लांट को चुना। किस लिए? अपने रिसर्च के लिए। तो ये क्वेश्चन 10th के बोर्ड में अक्सर आते हैं कि वाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर द
फॉर देयर रिसर्च। तो आप ये इन पॉइंट्स को आप उसमें नोट कर सकते हो कि इन सभी कारणों के कारण ही पी प्लांट को चुना गया था, किनके द्वारा, मेंडल के द्वारा। तो अब हम देखेंगे कि पी प्लांट्स की कौन कौन सी खासियत थी, वो कौन कौन से कैरेक्टर्स थे जो कि मेंडल साहब ने देखे। 7 तरह के कैरेक्टर इन्होंने देखे हैं, उन 7 कैरेक्टर के बारे में अब बात करते हैं। हाँ, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि पी प्लांट को आखिर क्यों चुना था मेंडल साहब ने, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि 7 ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन कौन से थे। जैसे देखिए, अगर हम अपने खुद पे रिसर्च करें तो कई बार होता है कि जब हमारे माता पिता होते हैं, माता पिता में अगर माँ की बाल घुंघराले हैं तो पिता के बाल स्ट्रेट है, तो कौन सा गुण जो है हम बच्चे के अंदर देखा जाएगा। तो जो भी गुण बच्चे के अंदर देखा जाता है उसको हम ट्रेट मतलब उसको डोमिनेंट कहते हैं, और जो गुण दब गया उसको हम रिसेसिव गुण कहते हैं। रिसेसिव कैरेक्टर ट्रेट भी बोल सकते हैं उसको, कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि मेरे बाल स्ट्रेट हैं और मेरे हस्बैंड के बाल अगर वो घुंघराले हो जाते हैं, तो क्या होगा कि आने वाले बच्चे में ऐसे तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले बच्चे के बाल कैसे होंगे अगर वो घुंघराले हो जाते हैं, तब क्या होगा कि फादर की जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट हो गई, है ना, और हमारा गुण जो हो गया रिसेसिव हो गया। उसी तरीके से अगर आने वाले बच्चे का गुण उनके बाल अगर स्ट्रेट हो जाते हैं, तब क्या होगा कि मेरा गुण उस पर डोमिनेंट हो गया और उसके पिता का जो गुण था वो क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। तो इसी तरीके से उन्होंने कुछ ऐसे उसके कैरेक्टर्स थे जो कि क्या हुआ कि अलग अलग पी प्लांट्स के अंदर देखे जा रहे थे। जैसे यहाँ पे बात की गई कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स नोटेड बाय मेंडल इन गार्डन पी प्लांट। कौन कौन से कैरेक्टर थे वो, तो यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर को लिखा है, यहाँ पे कैरेक्टर्स दर्शाए गए हैं, और यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, कौन कौन से गुण हैं जो कॉन्ट्रास्टिंग, जिसके ऊपर मतलब कभी हाँ कभी ना वाली जो स्थिति आती है कि कौन आएगा आगे, ये यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के अंदर दिया गया है। अब यहाँ पे पहला गुण जो दिया गया है कि प्लांट साइज और हाइट। प्लांट की साइज और हाइट क्या हो सकती है, या तो वो लंबी हो सकती है या फिर वो छोटी हो सकती है। तो अब इसमें डोमिनेंट जो होता है अक्सर टॉल होता है, क्योंकि डोमिनेंट जो होगा उसी का गुण बच्चे के अंदर नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डोमिनेंट टॉल होगा, ठीक है। उसी तरीके से पॉलिनेशनिंग ऑफ फ्लावर ऑन द स्टेम, कहाँ पे वो फूल लग रहा है पी प्लांट के अंदर, एक्सियल पॉइंट पे लग रहा है ऊपर की ओर, मतलब जो जहाँ पे सीधा फुनगी जो निकलता है फुनगी के पास लग रहा है, या फिर टर्मिनल जहाँ से पत्ते निकल रहे हैं वहाँ पर लग रहा है। तो ये भी एक कैरेक्टर की तरह है, ये काम कर रहा था, ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के रूप में काम कर रहा था। तीसरा है कलर ऑफ यूनिक अनराइप पॉड। जो अनराइप पॉड है, यानी कि अनराइप पॉड कहा गया जो मटर की फलियां हैं, फलियों का कलर कैसा हो रहा है, कलर किस तरह का हो रहा है, उसका ग्रीन है या येलो है, ये भी हो सकता है। येलो वाले कलर में भी आते हैं आपके अनराइप पॉड, और ग्रीन कलर में भी आते हैं, मैक्सिमम ग्रीन देखा जाता है, लेकिन येलो कलर में भी इसके अनराइप पॉड आते हैं, ठीक है। चौथा इसका पॉइंट कहता है शेप ऑफ पॉड। अब शेप ऑफ पॉड कैसा है, वो चपटा है या फिर पूरी तरह से वो पतला पतला वाला। अब 2 तरह के मटर आपको मार्केट में मिल जाएंगे, एक होता है जो एकदम चपटा टाइप होता है, और एक थोड़ा सा होता है जो भरा भरा दाना होता है, वो अलग टाइप होते हैं। तो इनफ्लैटेड मतलब हो गया कि चपटा टाइप जो आता है सो, और कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कि पूरी तरह से भरा हुआ और पूरी तरह से मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। 5वां कहता है शेप ऑफ सीड। सीड का शेप कैसा है, वो पूरी तरह राउंड है यानी कि गोल है, या फिर रिंकल्ड है, थोड़ा बहुत मुड़ा झुमड़ा है, जैसा भी है। अगला है कलर ऑफ सीड। सीड का कलर कैसा है, येलो है, ग्रीन है, वाइट है, इसमें बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं, मैंने पहले भी बता चुका है आपको। और 7वां है कलर ऑफ फ्लावर। वो वॉयलेट कलर भी हो सकता है, वाइट कलर भी हो सकता है, और भी बहुत सारे कलर में फ्लावर भी आते हैं। तो इन 7 कंट्रीब्यूशंस को लेके मेंडल चले थे, जो आपके ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, ये इन 7 कंट्रीब्यूशंस को ही लेके मतलब इन पे रिसर्च करने चले, और इन्हीं कैरेक्टर्स के हिसाब से उन्होंने कई तरह के जो
पी प्लांट्स के जनरेशन को देखा, इन्हीं कैरेक्टर्स के आधार पे ही उन्होंने नए नए जो जनरेशन आते गए उनके अंदर क्या क्या परिवर्तन देखा गया। एक जनरेशन के बाद जो पी प्लांट्स उनको दाने मिले, उन दानों को फिर से उन्होंने फिर से क्रॉसिंग ओवर करवाया उनके बीच में। तो इस तरीके से बहुत सारे जनरेशन में उन्होंने रिसर्चेज की हैं। वो रिसर्चेज क्या हैं हम पढ़ेंगे अगले क्लास में, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो रही है। तो इसके 2 सेक्शंस मैंने कर दिए, आज हम पढ़ेंगे यहीं तक। इसके अगला जो सेक्शन आएगा जिसमें पार्ट 2 करके रहेगा आपका, तो वो सेक्शन भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी भी पहले भी बताया कि मेंडल्स लॉ जो है, मेंडल्स का कंट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुवांशिकता की खोज में अनुवांशिकता के जनक कहा जाता है मेंडल्स को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको समझ में आ रही है, जो मैंने पढ़ाया उसको अगर आप समझ पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही आप अगर इसको कुछ लोग डिसलाइक भी कर रहे हैं हमारे वीडियोस को, तो मैं पूछना चाहूँगी उनसे कि आखिर क्यों ये हो रहा है। अगर आपको कोई भी हमसे शिकायत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आखिर क्या कमियां रह गई जिसके कारण आपने डिसलाइक किया है। केवल डिसलाइक करने से तो कुछ होता नहीं है। देखिए, सही बात तो ये है कि लाइक और डिसलाइक कुछ नहीं करता, बस एक मोटिवेशन बढ़ाता है। आप लाइक करते हो, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट जो है लेके आए। और डिसलाइक करने पे थोड़ी सी मतलब फील होती है कि कहीं गलती रह गई, लेकिन अगर वो गलती भी हमें पता चल जाए तो हम उस पर काम करके और भी बेहतरीन वीडियोस आपके लिए ला सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।